हेलो बच्चों, देयर इज ए चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस लेसन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है कि जो कोई भी लाइव प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है या कोई भी फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है, तो उसके लिए बच्चों चाहिए हमें एनर्जी। और वो एनर्जी बच्चों कहाँ से आएगी? फूड से आएगी जो हम लेते हैं। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, इसलिए जो फूड आएगा बच्चों वो कहाँ से आएगा? कृषि से आएगा। और कृषि के अंदर क्या है? क्रॉप से फसलें उगाई जाती है, जिन फसलों को काट कर उनमें से अनाज निकाल कर और उसी से हम क्या करेंगे? फूड लेंगे। तो इसलिए जो क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए पढ़ना। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ क्रॉप्स क्या होती है। बच्चों ये भी एक तरीके से पौधे ही होते हैं, वैन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, लेकिन क्या होते हैं? एक जैसे पौधे होते हैं और कल्टीवेट एट वन प्लेस, एक ही जगह उगाए जाते हैं और किसमें? बहुत बड़े स्केल में उनको उगाया जाता है। इंडिया के अंदर बच्चों माने देयर इज ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप। क्यों है इतनी ज़्यादा जो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स? क्योंकि बच्चों इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है? अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगाई जाती है। क्योंकि फसलों को उगाने के लिए क्या है? पानी की ज़रूरत है। हर एक चीज़ की जो अलग अलग जो फैक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जैसे कहीं पर ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पर ज़्यादा सर्दी, और कहीं पर पानी की मात्रा वो ज़्यादा होती है, कहीं पर कम। उसी के हिसाब से कि हम फसलों को उगाते हैं, तभी तो हमारे जो इंडिया के अंदर है बहुत ज़्यादा वैरायटी है, अलग अलग टाइप की फसलें उगाई जाती है। यहाँ पर सीजन के हिसाब से देखें तो जो फसल है, क्रॉप्स है, वो टू टाइप्स की है। नंबर वन इज खरीफ और दूसरी है बच्चों रबी। खरीफ की जो फसल है वो कहाँ कब उगाई जाएगी बच्चों? रेनी सीजन में इसको उगाया जाता है। क्यों रेनी सीजन में उगाया जाता है? क्योंकि इसके लिए बच्चों चाहिए उसको बहुत सारा पानी, तभी ये रेनी सीजन में उगाई जाती है। तो ये कब उगाई जाएगी बच्चों? किस महीने में उगाई जाएगी? जून से लेकर सितंबर तक इसको उगाने का इसका पूरा टाइम है। जून में इसको क्या है? बोया जाता है और सितंबर में इसको काटा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। इसके एग्जांपल देखें तो पैडी, मेज, मक्का, सोयाबीन, और जो कॉटन है, कपास, नरमा, और जो धान की जो फसल है वो किसके अंतर्गत आती है बच्चों? खरीफ की जो फसल है उसके अंतर्गत आती है। आगे बच्चों रबी की जो फसल है वो अक्टूबर के आसपास क्या है? उगाई जाती है, बोई जाती है, और मार्च में इसको काटा जाता है। और ये विंटर सीजन में इसको उगाया जाता है। यूँ कह लिए जब इतना इन फसलों के लिए इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो तब फॉर एग्जांपल जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सारी की जो फसल है वो रबी की फसल है। आगे है बच्चों एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब होता है बच्चों हमें एक पूरी फसल को उगाने के लिए बहुत सारे स्टेप करने पड़ते हैं लगातार, कंटिन्यू। तो उन सभी जो स्टेप्स हैं तो उन्हें हम बोलेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो सबसे पहले वाला स्टेप है कि बच्चों प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। हमें क्या करना पड़ता है? जो मिट्टी है उसको सबसे पहले तैयार करना पड़ता है ताकि उसमें प्लांट्स है जो आसानी से उग जाए। फिर है सेकंड प्रोसेस बच्चों सोइंग का मतलब होता है बच्चों बुआई करना, कि खेत के अंदर बीज डालना उसको बोलते हैं। थर्ड नंबर होता है एडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स। यदि देखो बार बार यदि हम फसलों को कल्टीवेट करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो भूमि के अंदर क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा? हमारी जो प्लांट्स है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तब उसमें हम क्या डालेंगे? मैन्यूर डालेंगे या फर्टिलाइजर्स डालेंगे। आगे बच्चों पौधों को आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस थी उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर चाहिए। तो वो वाटर कहाँ से आएगा? इरिगेशन से। हम क्या करेंगे? खेतों को इरिगेट करेंगे। तो उससे इरिगेशन का मतलब होता है बच्चों सिंचाई। आगे बच्चों फसल के साथ क्या है? बहुत सारे ऐसे अनवांटेड प्लांट्स, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, तो उनको भी नष्ट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो हम फसल को किससे प्रोटेक्ट करेंगे? वीड से, खरपतवार से प्रोटेक्ट करेंगे। आगे बच्चों हमारी जो फसल है वो तैयार हो चुकी है। अब उसको क्या करेंगे? हम बच्चों हार्वेस्ट करेंगे, उसको काटेंगे और उसमें से क्या है? ग्रेन निकाल लेंगे। तो उसको बोलेंगे हार्वेस्टिंग। आगे बच्चों जो ग्रेन्स हमें अनाज मिलेंगे वो उस अनाज को क्या स्टोर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि हम उसको स्टोर नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे। तो स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सोइंग और वीडिंग और थ्रेसिंग के बारे में हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ सोइल। बिफोर ग्रोविंग ए क्रॉप इट इज़ नेसेसरी टू मेक द सोइल फिट फॉर एग्रीकल्चर यूज। यदि हम बच्चों प्लांट्स को उगाना चाहते हैं तो वहाँ पर वो जो हमारी मिट्टी होगी वो फिट होनी चाहिए, बिल्कुल लूज होनी चाहिए। और इसके प्रिपरेशन ऑफ सोइल के अंदर हम क्या करते हैं, मिट्टी को लूज करते हैं, उसको टर्न करते हैं, पलटते हैं, क्योंकि जो पीछे वाली फसल हमने उगाई थी उसकी वजह से क्या है, जो मिट्टी है वो काफ़ी टाइट हो चुकी है, तो अब उसको सॉफ्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट सक्सेसफुल जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यदि वो मिट्टी नरम होगी तभी उसके अंदर जर्मिनेट हो पाएगा सीड, जो बीज है वो उग पाएगा। और रूट्स है जो मतलब उसकी जो जड़ें हैं, पौधे की जड़ें, वो आसानी से ग्रो प्रॉपरली मतलब अच्छे ढंग से वो ग्रो कर पाएगी, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। और जो पौधा है वाटर मिनरल्स कहाँ से लेगा बच्चों, सोइल से तो लेगा। यदि सोइल नरम होगी, यदि सॉफ्ट होगी, तो उसमें क्या होगा, जो उपजाऊपन है उसका बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो मिट्टी से वो न्यूट्रिएंट्स और पानी वो आसानी से ले पाएगा। ऑल दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड प्रिपरेशन। ये सभी जो प्रोसेस है जो सोइल को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। देखो ये काम बच्चों प्लाऊ के द्वारा होता था पहले, ट्रेडिशनल मेथड है इसके अंदर, उसको बोलते थे प्लाउइंग। प्लाऊ लगाया जाता था मिट्टी के अंदर, प्लाऊ की मदद से सोइल को प्रिपेयर किया जाता था। प्लाऊ क्या है, एक हल टाइप होता है जिसके आगे ये बुल्क लगे होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये प्लाऊ के द्वारा ही सोइल को प्रिपेयर किया जा रहा है। लेकिन अब बच्चों आ चुके हैं मॉडर्न मेथड के अंदर क्या है, कल्टीवेटर आ चुके हैं जो खेत के पीछे ट्रैक्टर के पीछे लग जाते हैं, और आसानी से हम जल्द ही हम पूरे खेत को तैयार कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जो टाइम है उसकी बहुत ज़्यादा बचत होती है, और जो लेबर है हमारी उसकी भी बचत होती है। तो ये थी प्रिपरेशन ऑफ सोइल के बारे में। नेक्स्ट थिंग इज ए सोइंग। सोइंग का मतलब होता है कि बच्चों बीजों को, सीड्स को डालना, मिट्टी के अंदर डालना, खेत के अंदर डालना, उस प्रोसेस को सोइंग बोलते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इन फील्ड्स फॉर ग्रोविंग ए क्रॉप। पौधों को उगाने के लिए, फसल को उगाने के लिए उसमें क्या है, सबसे पहले दूसरा काम है कि हमें क्या डालना पड़ेगा, बीजों को डालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बीजों को डालने के लिए देखो बच्चों, बीज होने चाहिए वो कैसे, सीड्स होने, वो गुड वैरायटी के होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, और बहुत ज़्यादा हेल्दी होने चाहिए, तभी तो हमारी फसल है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर यदि हम बीजों को उगाने के लिए देखो, पहले जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें सीड ड्रिल होता था। सीड ड्रिल क्या होता था, कीपनुमा संरचना होती थी, उसके नीचे एक पाइप लगी होती थी, उसके अंदर जो बीज डालते थे और पूरे खेत में ऐसे ही बीजों को डाला जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस सीड ड्रिल हो गई है जो ट्रैक्टर के पीछे लगती है, काफ़ी उसमें ड्रिल होती है जो खेत में जल्द ही उसको बो देगी खेत को। तो ये सेकंड मेथड था सोइंग। एक ट्रांसप्लांटेशन मेथड भी होता है। ट्रांसप्लांटेशन मेथड वो कहाँ पे यूज़ होता है बच्चों, आप देखते हो कि धान लगाते हैं जब, वो मेथड ट्रांसप्लांटेशन मेथड होता है कि एक नर्सरी के अंदर पौधों को तैयार किया जाता है, फिर वहाँ से उनको उखाड़ के क्या है दूसरी जगह खेत के अंदर लगा दिया जाता है, उसको ट्रांसप्लांटेशन मेथड बोलते हैं। आगे बच्चों वीडिंग। In fact, weeding process is used while choosing a better seed from the crops, but weeding is used as much in एनिमल हस्बेंड्री। देखो वीडिंग क्या होता है, वीडिंग का मतलब होता है बच्चों छंटाई करना, कि इसके अंदर क्या होता है कि अच्छे बीजों का चुनाव करते हैं हम फसल से। तो ये तो था खेती बाड़ी के अंदर वीडिंग, लेकिन अब उसको एनिमल हस्बेंड्री में हम यूज कर सकते हैं उस प्रोसेस को। उसमें क्या होता है कि मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग इन इकोनॉमिकल ब्रीड्स का मतलब होता है नस्ल, कि बच्चों ऐसी नस्ल जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे को इतना इनकम नहीं दे रही, तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे मतलब जो मिल्क यील्ड एनिमल्स एंड विच डू नॉट यील्ड मिल्क, और कॉमन एनिमल्स और बैड हैबिट एनिमल्स को क्या है निकाल दिया जाता है, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, जो छंटाई कर दिया उनको, उसको वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग मीन सेपरेट करना, अलग कर देना। द वीडिंग ऑफ एनिमल्स कैन आल्सो बी डन ऑन द बेसिस ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके हिसाब से भी एनिमल्स को अलग कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को हम वीडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज बच्चों थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब होता है बच्चों फूड ग्रेन्स को निकालना। टू सेपरेट फूड ग्रेन्स फ्रॉम फोडर इज कॉल्ड थ्रेसिंग। फोडर में से फूड ग्रेन निकालना उसको थ्रेसिंग बोलते हैं। अनाज को निकालना भूसे से, जो भूसा होता है उसमें से निकालना। द फोडर्स ऑब्टेन इज यूज्ड एज फूड फॉर एनिमल्स। जो फोडर है जो ऑब्टेन किया अपन ने, उसको कहा है एनिमल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, एनिमल्स के लिए यूज करते हैं।
दिस डे थ्रेसिंग इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड थ्रेशर। आजकल जो ये काम हो रहा है किसकी किसकी हेल्प से होता है बच्चों? थ्रेशर की हेल्प से होता है। थ्रेशर को आप जानते ही होंगे। नाउ वी हैव कंबाइन हार्वेस्टर। बच्चों आजकल अब जो मॉडर्न टाइम है उसके अंदर अब कंबाइन आ चुका है। पहले सिर्फ थ्रेशर होते थे, लेकिन अब जो टाइम है अब क्या है, कंबाइन है। कंबाइन का मतलब होता है जिसके अंदर थ्रेशर और हार्वेस्टर दोनों लगे हों। हार्वेस्टर का मतलब होता है बच्चों कटाई करना, और थ्रेशर के अंदर क्या होता है कि बीजों जो सीड है सॉरी जो फूड ग्रेन्स हैं उनको निकाल देना। तो दोनों काम यदि साथ में कर दें तो उसको कंबाइन बोलते हैं। कंबाइन का मतलब दो काम करना, कई कामों को एक साथ करना, कंबाइन बोलते हैं उसको। तभी उसका जो नाम है वो कंबाइन पड़ा है। यदि हार्वेस्ट एन एडवांस मशीन विच नॉट ओनली हार्वेस्ट द क्रॉप, वो ये नहीं है कि सिर्फ उसको काटती है क्रॉप को, बट आल्सो कम्स आउट थ्रेसिंग एट द सेम टाइम, और उसी टाइम क्या कर देगी बच्चों, थ्रेसिंग भी कर देगी। तो डबल फ़ायदा हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, कंबाइन। आगे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। देखो बच्चों, मैन्यूर होता है उसको बोलते हैं खाद। जो देसी खाद होती है मतलब पेड़ पत्तियों से या जो एनिमल्स होते हैं उनके गोबर से ये बनाई जाती है, उसको मैन्योर बोलते हैं। और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो खेत की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए डाले जाते हैं। मैन्योर मैं बता दूं कि ये बहुत मतलब ये ज़्यादा हानिकारक नहीं है हमारे खेत के लिए, मतलब ये तो हमारे लिए फ़ायदा ही करेगी, लेकिन इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम होते हैं। और दूसरी बात इसको जो चलो मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, इट इज़ फॉर्मड बाय नेचुरल सब्सटेंस, ये नेचुरल सब्सटेंस से बनेगी, लेकिन ये कहाँ कैसे बनेगी, आर्टिफिशियल सब्सटेंस से बनेगी, मतलब जो मैन मेड केमिकल्स हैं उनसे बनेगी। नॉट अबंडेंट इन न्यूट्रिएंट्स, इनके इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर प्रचुर मात्रा में आपको मिलेंगे। ये सॉइल को मेंटेन करके रखती है, लेकिन ये टेक्सचर ऑफ सॉइल को बिगाड़ देती है, इतना मतलब उसके लिए हेल्पफुल नहीं है। इट इज़ मेनली एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक जैविक जो सब्सटेंस है उनसे वही होते हैं इसके अंदर, लेकिन ये क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाई जाती है। इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्थान घेरती है, लेकिन बच्चों ये क्या है, लेस स्पेस, मतलब बहुत थोड़ा स्थान घेरती है। तो इसका जो स्टोरेज करना है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा मतलब आसान है। और इसको बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में यूज करना पड़ेगा यदि हम उसको यूज करेंगे, लेकिन इसको बहुत ही थोड़ी मात्रा में यूज करेंगे और ज़्यादा हमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। इसको किसके हेल्प से तैयार किया जाता है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से तैयार किया जाता है, लेकिन इसको केमिकल मेथड से फैक्ट्रियों में प्रिपेयर किया जाता है। ये बच्चों इफेक्ट्स स्लोली धीरे धीरे असर करती है, लेकिन ये बच्चों इमिडिएटली तेज़ी से ये क्या कर देती है, अपना असर दिखाती है। ये सोइल को पोल्यूट नहीं करती है, लेकिन ये सोइल को बहुत ज़्यादा पोल्यूट करती है। तो यदि हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, उर्वरक ज़्यादा यूज करेंगे, तो हमारे भूमि के लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। आगे है मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, व्हाट इज़ इरिगेशन। हमें दो मेथड बताने हैं जो कंजर्व वाटर को बचाए। तो इरिगेशन का मतलब जो होता है कि हमें पानी, प्लांट्स को जो पानी देना उस प्रोसेस को इरिगेशन बोलते हैं। द सप्लाई वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज़ कॉल्ड इरिगेशन। अलग अलग इंटरवल्स में हम क्या कर देते हैं, वाटर को सप्लाई देते हैं क्रॉप्स को, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन, थोड़े समय अंतराल के बाद। द टाइम एंड टाइम फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, कि कितना पानी देना है और कितने अंतराल में पानी देना है बच्चों, वो अलग अलग फसल के लिए अलग अलग है। सोयल टू सोयल भी अलग अलग है और सीजन टू सीजन भी अलग है। जैसे अब रेनी सीजन आ जाएगा तो उस टाइम क्या है, जो पौधों को पानी कम देना पड़ेगा, गर्मियों में जितनी ज़्यादा गर्मी होगी तब ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। और यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जो मिट्टी है काफ़ी टाइट होती है, उस जगह पर हमें पानी कम देना पड़ेगा, लेकिन जो रेतीली मिट्टी होती है उस टाइम हमें वहाँ जब उसको फसल को लगाएंगे तो उसमें क्या है, लगातार पानी देना पड़ेगा। और जैसे धान की जो खेती होती है, धान में जो फसल पानी देना है तो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, हर टाइम पानी को खड़ा रखना पड़ेगा उसके अंदर। तो कुछ ऐसे मेथड्स है, 2 मेथड्स है जिनके अंदर हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे पहला है बच्चों स्प्रिंकलर सिस्टम।
इसके अंदर बच्चों क्या लगे होते हैं, नोजल लगे होते हैं जो मूव करते रहते हैं। और पूरे ये कहाँ पर यूज करते हैं, जो माउंटेन होता है, मतलब जहाँ पर जो ज़मीन है, मान लो लगा लो कि आप उबड़ खाबड़ हो, उस जगह इसको यूज किया जाएगा। द वाटर इज सप्लाई थ्रू पाइप्स, यहाँ पे पाइप्स लगी होती है। वाटर सोर्स एंड अनइवन एग्रीकल्चर, मतलब जहाँ पर जो एग्रीकल्चर जो रीजन्स है, मतलब वो लेवल नहीं है, लेवल के अंदर नहीं है, उबड़ खाबड़ है, तो वहाँ पर इसका यूज करेंगे। इसके ऊपर बच्चों लगे होते हैं रोटेटिंग नोजल्स जो घूमते रहते हैं, और यहाँ पे इन फॉर्म ऑफ रेन, जैसे बारिश हो रही है वैसे ये खेत को पानी देते हैं। ये कहाँ पर यूज होता है, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और उबड़ खाबड़ ज़मीन है, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। आगे है बच्चों ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम के अंदर क्या है, ड्रॉप वाइज बूंदें पड़ती हैं। और यहाँ पर इसका कहाँ पर यूज होता है बच्चों, जनरली गार्डन्स के अंदर या फ्रूट प्लांट्स होते हैं वहाँ पर इसका यूज होता है। इसके अंदर जो वाटर सोर्स है, वहाँ से क्या है, पानी को पाइपों के सहारे, मतलब पूरे खेत में पाइपें बिछाई होती है, और उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके माध्यम से थोड़ा थोड़ा पानी है, बूंद बूंद जितना पानी है, बूंदें निकलती है, मतलब थोड़ा बहुत पानी निकलता है, जिसकी वजह से क्या है, पानी की जो मतलब वेस्टेज है वो बहुत कम होती है। सेक्रिसिटी रीजन्स, मतलब जहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है, उस जगह ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आगे है बच्चों वीड्स। वट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल दैम। वीड्स क्या होते हैं बच्चों, अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी फसल के साथ उग जाते हैं। तो बच्चों वो भी प्लांट्स हैं ना, उनको भी क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लाइट चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सब कुछ चाहिए जो दूसरे प्लांट्स को चाहिए। तो वो क्या करेंगे बच्चों, हमारी क्रॉप्स में जो भी चीज़ें डालेंगे तो वो चीज़ वही मतलब जो खरपतवार है वो ले लेंगे, जिससे हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तभी उनको अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनको अलग करने के लिए क्या है, मैकेनिकल मेथड, जैसे हम उसको हाथ से निकाल सकते हैं या प्लविंग करके निकाल सकते हैं, उनको बर्निंग करके निकाल सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारा पानी छोड़कर भी उनको मतलब नष्ट किया जा सकता है। कल्चरल मेथड के अंदर क्या है कि हम यदि बेटर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को यदि करें या इंटरक्रॉपिंग लगाएं, तब भी उसको हमें वीड्स को नष्ट कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है बच्चों, दो फसल को एक साथ लाइन में उगा देना, उसको इंटरक्रॉपिंग बोल देंगे। यदि स्पेस नहीं रहेगा तो वहाँ पे मतलब जो खरपतवार है वो नहीं उग पाएंगे। आगे वीडीसाइड का मतलब होता है केमिकल्स मेथड होते हैं, जिसकी वजह से इसकी सब केमिकल्स की स्प्रे करेंगे, जिसकी वजह से वो जो है खरपतवार है वो नष्ट हो जाएंगे। आगे जो बायोलॉजिकल मेथड, इसके अंदर कुछ बायो जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या कर देते हैं, जो वीड होते हैं, खरपतवार है, उनको कंट्रोल कर देते हैं, उनको खा जाते हैं। स्पेसिफिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, जैसे पिकली पियर वीड, ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, कोकिनियल इंसेक्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो इंसेक्ट मतलब ये बायोलॉजिकल तरीका है खरपतवार को ख़त्म करने के लिए।